स्टोव पर पतीला रखा हुआ है। उस पतीले में पानी उबल रहा है। अब पानी उबलने की वजह से बुलबुले भी आ रहे हैं और उसी पतीले के अंदर उन्हीं बुलबुलों के बीच एक औरत की लाश के टुकड़े भी उसमें पक रहे हैं। उबालने वाला कोई और नहीं, उसका ही पति है जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वो इतने पर भी नहीं रुकता। वो पति उस पतीले से उबलते हुए अपनी पत्नी के लाश के टुकड़ों को निकालता है। इसके बाद गैस का बर्नर ऑन करता है और फिर उन टुकड़ों को भूनना शुरू कर देता है। ये सुनने भर से कलेजा कांप जाता है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के लाश के टुकड़ों को उबाल रहा है और उसके बाद उन्हें भून रहा है। आपको ये कुकर याद होगा। इस कुकर में एक पति ने अपनी पत्नी की लाश को पकाया था। पूरी तरीके से जिस कुकर में दाल चावल बनता है वैसे ही इस कुकर का उसने उपयोग किया अपनी पत्नी की लाश को पकाने के लिए। लेकिन इन दोनों शख्स में आखिर क्या कॉमन है? क्या ये एक ही है? और आखिर इस कुकर की और इस स्टोव की असली कहानी क्या है? तो दरअसल हैदराबाद की जो वारदात सामने आई थी उसमें अब असली जो कातिल है और असली जो वजह है वो सामने आ चुकी है, वो पता चल चुकी है और एक एक डिटेल पता चल चुकी है कि आखिर इस शख्स ने, जो गुरुमूर्ति है जिसे आप अभी पुलिस के हिरासत में देख रहे हैं, शख्स ने क्यों अपनी पत्नी का कत्ल किया और क्यों इसने उसके टुकड़े किए, कैसे टुकड़े किए, इसके बाद उसने उबाला। पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की जो चाल है वो कैसे चली और कैसे इसने ये सोचा कि एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे देगा, ये एक परफेक्ट मर्डर कर देगा जिसके बाद पुलिस को पता भी नहीं चलेगा। और आप यकीन मानिए इस शख्स ने एक तरीके से ये साबित भी कर दिया कि इसने परफेक्ट मर्डर किया है, क्योंकि जब पहले खबर सामने आई थी तो सिर्फ इसने पुलिस को ये बता दिया कि हाँ मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया, उसके टुकड़े किए और फिर पास में एक जो नाला पड़ता है, जो नहर पड़ती है, वहाँ पर जाके मैंने अपनी पत्नी के लाश के टुकड़ों को फेंक दिया। लेकिन यहीं पर बातें साबित नहीं होती कि किसी आरोपी ने ऐसी चीजें बोल दी। अब जाकर सारी चीजें क्लियर आई हैं और इसने पुलिस को ऐसा बेवकूफ बनाया कि पुलिस अब तक लाश को नहीं ढूंढ पाई है। सिर्फ इसके बयान पर ही सारी चीजें सामने आई हैं। लेकिन अब कातिल पति ने जो कबूलनामा किया है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल 18 जनवरी की बात है। करीब 1 बजे के आसपास दोपहर को एक जो महिला है जिनका नाम है कुपल्ला सुबमम्मा, ये भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि जो मेरी बेटी है जिसकी लगभग उम्र 35 साल है और 32 या 35 साल ऐसे कुछ बताती है और बोलती हैं कि उसका नाम वेंकटा माधवी है और वो गायब हो गई है, वो कहीं मिल नहीं रही। इस पर पुलिस पूछती है कि आपकी बेटी आखिरी बार कहाँ देखी गई थी, वो कहाँ जाती है, क्या करती है। पुलिस भी डिटेल निकालने की कोशिश करती है। अब जो महिला है वो पुलिस को बताती हैं कि वो एड्रेस देती हैं, जो आपको मैं घर दिखा रही हूँ इसी घर की वो बात करती है। बोलती है यहाँ पर मेरी बेटी रहती है, उसका एक पति है गुरुमूर्ति, वो हमारे दामाद हैं और उन्होंने हमें बताया कि जो मेरी उनकी वाइफ है यानी जो मेरी बेटी है माधवी, वो कई घर नहीं आई है और 1 दिन हो गया है। अब जो पुलिस वाले हैं वो छानबीन शुरू करते हैं। पुलिस वाले आस पड़ोस में देखते हैं, हर कहीं पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माधवी का कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसे में जब पति से पूछा जाता है यानी गुरुमूर्ति से पूछा जाता है तो बताता है कि माधवी ने 16 तारीख को, वो एग्जैक्ट टाइमिंग अब मैं आपको इस वक्त बयान सुना रही हूँ जो आरोपी ने पुलिस को दिया है और कैसे कैसे आरोपी पुलिस के शिकंजे में आया। वो बताता है कि 16 जनवरी 2025 को करीब 12 बजे के आसपास जो माधवी है वो घर से चली गई थी बिना किसी को बताए। इसके बाद मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, उसको कॉल किया, उससे बातचीत कोशिश की कैसे भी उस तक पहुँच पाऊँ, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब जो पुलिस वाले वो कहते हैं ठीक है आप हमें अपनी बेटी की सारी डिटेल दीजिए और उस हस्बैंड से भी कहा जाता है। तो माँ बताती है कि मेरी बेटी की जो हाइट है वो 5 फीट है, उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, वो ऐसी दिखती है, तस्वीरें वगैरह दी जाती हैं। अब पुलिस खोजबीन करना शुरू करती है। अब ऐसे में पुलिस का शक हस्बैंड पर क्यों जाता है आप ये समझिए। देखिए 16 तारीख को हस्बैंड ने बताया कि वो घर से चली गई थी किसी को बिना बताए। अब पुलिस वाले ये करते हैं कि क्यों ना हम सीसीटीवी की जांच सबसे पहले करें। तो पुलिस वाले देखते हैं कि जो एरिया है, जो लोकेशन मैंने आपको दिखाई इनके घर की, उसके आसपास के एरिया में सीसीटीवी थे। अब पुलिस उस सीसीटीवी को निकालती है और उनकी फुटेज देखना शुरू करती है। अब जैसे जैसे पुलिस फुटेज देखती है तो पुलिस को दिखता है कि 15 जनवरी 2025 को करीब 11:41 पर, माफ करिए 10:41 पर, यानी रात के 10:30 के बाद वो देखती है कि जो गुरुमूर्ति है यानी जो हस्बैंड है और उनकी जो वाइफ माधवी है वो घर के अंदर जा रहे हैं। पुलिस ये चीज़ देखती है। इसके बाद पता लगता है कि वो अगली रोज़ सुबह से गायब है। अब जब 15 तारीख को हस्बैंड ने बोला कि वो 15 तारीख से गायब है
और जो पति हैं और जो बीवी हैं वो एक रात पहले ही अंदर गए हैं, तो पुलिस उसके बीच का सीसीटीवी देखने की कोशिश करती है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि अगर हस्बैंड बोल रहा है कि अगली तारीख को वो सुबह घर से निकल गई बिना किसी को बताए, मैं सो रहा था, तो आखिर वो फुटेज क्यों नहीं है। अब जब पुलिस हर फुटेज खंगाल लेती है तो पुलिस को पता लगता है अरे ऐसा तो है ही नहीं, माधवी तो घर से निकली ही नहीं है। अब जब पुलिस को ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि माधवी घर से नहीं निकली, तो पुलिस को डाउट होता है कि हो ना हो इसी शख्स ने यानी इसी हस्बैंड ने माधवी के साथ कुछ गलत किया है। अब पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर माधवी कहाँ है। इस पर हस्बैंड मना कर देता है, कहता है मैंने आपसे पहले ही बताया कि जब मैं सुबह सो रहा था तो माधवी कहीं चली गई, मैंने उठकर देखा वो घर पर नहीं थी और बहुत ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश की। इसके बाद मैंने अपनी माँ मतलब अपनी सासू माँ को बताया, अपने ससुर जी को बताया, तब आप तक ये बातें पहुँची। अब पुलिस तो पुलिस है, पुलिस के पास पहले ही सीसीटीवी थी। इसके बाद पुलिस जो गुरुमूर्ति हैं उनके सामने वो सीसीटीवी रख देते हैं और बताते हैं कि अब मैं इसके आधार पर बताइए कि आपकी बीवी जब आपके साथ रात को 10:30 के बाद अंदर घुस रही है और अगले दिन उनके निकलने का कोई फुटेज नहीं है, आपके घर से आप ही अगले दिन निकलते बाहर दिखे हो, तो इस बीच के फुटेज क्या गायब हो गए या फिर आपकी बीवी को आसमान निकल गया, क्या हो गया आखिर ऐसा कि आपकी बीवी की जो तस्वीर है वो आई ही नहीं अगर वो बाहर निकली सीसीटीवी में। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो ये शख्स है ये फंस जाता है और फिर ये जो पुलिस को कहानी बताता है वो बेहद भयानक है, बेहद क्रूरता भरी है। और मैं आपको एक एक डिटेल बताती हूँ कि आखिर कैसे इस शख्स ने अपनी ही पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या की और फिर इस कुकर में, स्टोव में और एक तरीके से बाल्टी भी उसने यूज़ की। क्या क्या किया आप ये सुनिए। देखिए, पुलिस को बयान देता है कि दरअसल 28 दिसंबर माफ करेगा, ये पुलिस को एक डिटेल देता है, बोलता है 14 तारीख को दरअसल मैं डीआरडीओ में काम करता हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी कर आया था। इसके बाद यहीं पर एक संस्कृति फेस्टिवल होता है हमारे पड़ोस में, तो मैं अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों को लेकर वहाँ पर चला गया था। हमने फेस्टिवल में एंजॉय किया। इसके बाद हम अगले दिन घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद मेरी एक सिस्टर रहती हैं, वो जगह का नाम मैं आपको बताती हूँ, बोलता है बंधन पेट पर मेरी एक सिस्टर रहती है, हम उसके घर गए थे। तो बताते हैं कि हम लोग करीब उनके घर जाते हैं और इसके बाद उनके घर जाने के बाद मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे वहाँ जाते हैं और इसके बाद जो सिस्टर है वो बोलती है ठीक है बच्चों को आज यहीं रहने दो। अब बच्चे वहाँ पर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर वो तारीख आती है, वो बताता है कि 15 तारीख को रात 10:30 बजे के बाद जब हम लोग घर लौट रहे होते हैं तो आपने वही सीसीटीवी फुटेज देखा होगा और हम अंदर घर में चले जाते हैं। इसके बाद ये शख्स बताता है कि 16 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे भी जब मैं उठता हूँ, अब यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए, 15 तारीख तक की रात के करीब 10:30 तक सब कुछ ठीक था। दोनों अपने घर जाते हैं, गुरुमूर्ति की बहन की तरफ से उस घर में दाखिल होते हैं और वही सीसीटीवी आखिरी रिकॉर्ड होता है माधवी का। इसके बाद क्या होता है, अब फिर से आप आरोपी की जुबानी सुनिए जो उसने पुलिस को स्टेटमेंट में कहा है। वो बताता है कि 16 जनवरी यानी 15 तक हम रात में घर में घुसे, लेकिन 16 रात को सो जाते हैं और 16 जनवरी सुबह 8 बजे जब मैं उठता हूँ तो मेरी बीवी से बहस हो जाती है। अब बीवी से बहस होने के पीछे भी एक वजह सामने आई कि इसको शक था कि इसकी बीवी का किसी से अफेयर चल रहा है, इसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है और इसी शक के बीच में इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब ये बताता है कि मुझे मेरी बीवी से थोड़ी बहस हो जाती है और इसी बहस में ये अपनी बीवी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और थप्पड़ इतना ज़ोरदार होता है कि जो इसकी बीवी है वो गिर जाती है और उनका जो पीछे का हिस्सा है, जो सिर होता है, वो दीवार से टकरा जाता है और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिरती हैं। अब इसके बाद ये शख्स जब अपनी बीवी के पास जाता है, उसे उठाता है, तब देखता है कि इसकी बीवी मर गई है। अब इतने के बाद वो पुलिस को बोलता है कि वो मर गई थी, लेकिन तब भी मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, मैं परेशान नहीं होता और मैं सोचता हूँ कैसे इसको परफेक्ट क्राइम बनाया जाए। अब आगे वो क्या बताता है कि अब वो प्लान करता है कि बीवी तो मर गई, अब उसे क्या करना चाहिए। आप ये देखिए, ये शख्स जरा भी इसके चेहरे पे शिकन नहीं थी, डर नहीं थी कि इसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, बल्कि ये तो बड़े आराम से ये प्लान कर रहा था कि आखिर एक परफेक्ट मर्डर कैसे बनाया जाए और पुलिस को चकमा और पेरेंट्स को, जो माधवी के पेरेंट्स थे, उनको कैसे चकमा दिया जाए। अब उसका जो ये प्लान बनाता है आप वो सुनिए। ये पुलिस को बताता है कि जब पत्नी मर गई तो मैं बिल्कुल नहीं डरा और मैंने सोचा कि अब जो आने वाले वक्त में परिवार पूछेगा, पड़ोसी पूछ सकते हैं कि माधवी कहाँ गई, कई लोग सवाल उठाएंगे अगर अचानक से दिखेगी नहीं। तो उसने सोचा कि वो बहाना बनाएगा कि वो कहीं सुबह में सो रहा था और अचानक से चली गई, लेकिन वो मर्डर कैसे छुपाता है अब वो सुनिए। वो बोलता है कि वो थोड़ी देर बैठता है, सोचता है, इसके बाद अपनी पत्नी की लाश को बड़े इत्मीनान से बेडरूम से, मतलब जहाँ इनकी लाई होती है वहाँ से खींच कर बाथरूम तक लेकर जाता है। बाथरूम ले जाने के बाद उसके कपड़े उतारता है। वो सारे कपड़े जो उसने पहने थे, जिस पर खून लग गया था, उन सभी को एक पॉलीथीन में भरता है
और बेड में आपने देखा होगा कि बेडरूम होते हैं, मतलब बेड का जो बॉक्स होता है उसके अंदर ले जाके वो कपड़े उस पन्नी में भर के डाल देता है, ताकि कभी पुलिस आए कुछ आए तो उन्हें पता ना चले, और बाद में उसे सोचा था उन्हें जला देगा, तो कपड़े डाल देता है जिसपे खून लगा होता है। इसके बाद वो किचन में जाता है, किचन से चाकू लेकर आता है, और चाकू ले आने के बाद वो सीधे बाथरूम में जाता है, वहाँ का गेट बंद करता है। और अब सुनिए क्या करता है। सबसे पहले वो अपनी पत्नी के दोनों शोल्डर्स को काटता है, यानी दोनों कंधों को काटता है। ये पूरा वही बयान है जो उसने पुलिस को एक एक डिटेल में बताया है, जिसके बाद पुलिस ने कई सबूत इकट्ठा किए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले शोल्डर काटने के बाद वो अपनी पत्नी माधवी के दोनों पैरों को काटता है, उसकी कमर के हिस्से को काटता है, अपनी पत्नी के हाथों को काटता है, उसके जो पैर के जो निचले तलवा होता है उसको काटता है। इसके बाद एक बाल्टी लेकर आता है, और बाल्टी में जो टुकड़े वो काट रहा था उन्हीं टुकड़ों को उस बाल्टी में रखता जा रहा था। एक एक करके उसने उस बाल्टी में डालना शुरू कर दिया उन टुकड़ों को। अब जब सारे टुकड़े उसके हो गए, उसे समझ में आ गया, तो उसने पहले बाथरूम धोया, ताकि जो खून था हल्का फुल्का जो लग गया था, क्योंकि एक चीज़ होती है, अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका ब्लड ना बहता नहीं है, वो क्लॉट करता है। और जब उसने काटा तो ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, थक्के थक्के से जम रहे थे खून के, और इसीलिए इसने पानी के जरिए उन्हें बहाया जितना वो बहा सकता था। और उसने सोचा कि आगे किसी इन चीज़ों को छुपाने के लिए और वो प्रयास करेगा, लेकिन अभी जो उसने बकेट में पीस रखे थे उसके लिए वो एक स्टोव लाता है बाथरूम के पास ही, उसे जलाता है, उसमें एक भगोना रखता है, और उसके बाद जो टुकड़े थे जो बकेट में रखे हुए थे उनको निकाल कर उस पतीले में रखता है और स्टोव जला देता है, और काफ़ी देर तक उबलते रहते हैं। और उबलने के बाद फिर ये इस कुकर का इस्तेमाल करता है जो मैंने आपको बताया। और तकरीबन जो पहले बात सामने आई थी कि रात को ये सारा काम करता है, नहीं, जिस रोज इसने कत्ल किया उसमें ही सुबह 10-8 बजे इसकी बहस होती है, यानी इसने तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास अपनी पत्नी को मार दिया। लेकिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये सारा जो प्लानिंग थी, ये पूरी प्लानिंग करता है। ये पूरा जो मर्डर है, जैसे इसको छुपाना है, सब कुछ इसने 10 से लेकर 6 बजे के बीच में किया, यानी 8 घंटे में इसने कत्ल किया। और उसको छुपाने की पूरी जो प्लानिंग है वो भी एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट कर ली कि पुलिस आज तक ढूंढ ही नहीं पाई। अब देखिए, जब ये काट लेता है, उनको स्टोव में उबाल भी लेता है, फिर कुकर जो मैंने, ये जो आप कुकर भी देख रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसी कुकर में उनको पकाता है, सीटियाँ लगती हैं, फिर उन्हें बाहर निकालकर भूनना शुरू करता है। एक एक टुकड़े को अपनी पत्नी के गैस के बर्नर पर भूनता है, और इसे लगता है कि सारा धुआं यहाँ ना भर जाए, इसके लिए सोचिए डरता भी नहीं है, अपने जो इसका घर था उसके दरवाजे और खिड़कियाँ भी खोल देता है। ये इतना कॉन्फिडेंट था, इसे समझ में आ गया था कि अब इसका पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए एक्स आर्मी ऑफिसर भी रह चुका है, तो हो सकता है इसका दिमाग इतना शार्प हो। इसीलिए ये पहले उनको भूनना भी शुरू कर देता है और खिड़कियाँ खोल देता है। एक एक पीस जब भुन जाता है तब उन्हें वो पैक करता है और फिर से एक पन्नी में पैक करता है। अब इधर जो बॉडी जब ये कट करता है तो उसमें से कुछ हड्डियाँ निकलती हैं, कुछ ऐसे पीस निकलते हैं जो भूने नहीं जा सकते, जो काटे नहीं जा सकते, तो उसके लिए बड़ा सा एक जो इमाम दस्ता हम घर पे कहते हैं, तो वो उसके घर पे था, उनसे वो उन हड्डियों को कूटता है और उसके बाद टॉयलेट में ले जाके फ्लश कर देता है। देखिए किस बारीकी से इसने शरीर के उन अंगों को भी खत्म कर दिया, हड्डियां तक खत्म कर दी कि पुलिस उसको भी ढूंढ पाए। अब जो चीज़ें फ्लश हो गई, आप सोचिए किसी की हड्डियों का चूरमा बना दिया गया, उसे चूर चूर कर दिया गया और उसके बाद फ्लश में बहा दिया गया, कहाँ से पुलिस ढूंढेगी, कहाँ से कोई सैंपल या कुछ भी कलेक्ट करने के लिए, फॉरेंसिक एविडेंस के लिए कहाँ से पुलिस ये सारी चीज़ें ढूंढ पाएंगी। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब ये फिनॉल लाता है, डिटर्जेंट लाता है और हर चीज़ से अपना पूरा घर साफ करता है, और फिर जो इसने जगह बताई जिस झील में जाकर, वहाँ पर जाके सारी चीज़ें जो बॉडी थी जो भी उनको बहा देता है। और फिर अब छोटे छोटे टुकड़े थे, उसने इन्हें भून भी दिया, उबाल भी दिया। पुलिस को अब जो भी मिलना होगा, फॉरेंसिक कैसे जांच करेगी, अगर एक टुकड़ा भी मिल जाए। फिलहाल पुलिस को कुछ नहीं मिला है और इतनी शार्प तरीके से इस एक्स आर्मी ऑफिसर ने अपनी बीवी का कत्ल किया, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि बड़ी ही बारीकी से बिना किसी टेंशन के इसने उन्हें बिल्कुल ही कहते हैं नष्ट कर दिया। और पुलिस के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा, पुलिस के लिए बस एक ये सबूत है जो इसने गवाही दी है, लेकिन अगर ये कोर्ट में पलट जाए तो ये भी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन पुलिस ने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पुलिस को वो स्टोव मिल गया है जिसने उबाला, जिसमें इसने अपनी पत्नी के टुकड़े उबाले, नाइफ मिल गया है, रोलर और रोलर स्टोन भी मिल गया, यानी ईमानदस्ता जो होता है जिसके अंदर इसने हड्डियाँ पीसी और उसके ऊपर जिससे मारा जाता है जो रोलर होता है, वो भी पुलिस को मिल गया है। पुलिस को वो बाल्टी मिल गई है जो बाथरूम में रखी थी, जिसपे इसने पहले बीवी के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को उस बाल्टी में डाला। वाटर हीटर मिल गया है, जिस वाटर हीटर को लेकर आया था, जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टोव पर इसने वाटर हीटर रखा, तो वो जो वाटर हीटर लेकर आया था वो भी पुलिस को मिल गया है, और इसी के अंदर इसने उन लाश के टुकड़ों को डाला था। कपड़े भी मिल गए हैं, इसने बताया कि जिस बेड के अंदर जो बॉक्स था उसके अंदर इसने वो कपड़े डाले थे अपनी पत्नी के, जिसपे खून लगा था, वो पुलिस को मिल गया है। फिनाइल मिल गया है, जो फिनाइल की बोतल थी। रूम फ्रेशनर मिल गया, क्योंकि जब इसे लगा बदबू आएगी, ऐसी चीज़ें हो सकती, तो इसने रूम फ्रेशनर छिड़का था, वो पुलिस को मिल गया। डिटर्जेंट मिल गया है पुलिस को, जो पैकेट लेकर आया था।
एसिड लाया था, ये अपने घर में एसिड लेके आया था ताकि उन कुछ हड्डियों को गला भी सके, कुछ उस पे जो टुकड़े निकाले थे इसने मांस के उन पे डाल देगा तो वो गल जाएंगी, जगह पर जहाँ खून वगैरह लगा था वो छुप जाएगा। तो ये चीज़ें भी पुलिस को मिल गई हैं। डूर मैट जिसपे थोड़े इसके जो खून के छींटे और ये सब है वो पुलिस को मिल गया है, और साथ ही साथ मोटरसाइकिल जिसके जरिए लेकर गए और 2 फ़ोन मिल गए हैं। तो पुलिस ने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है और पुलिस अब भी उन लाश के टुकड़ों को ढूंढने में लगी है। अब भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आज पुलिस इसको लेकर गई थी इसी के घर में सीन को रिक्रिएट करने के लिए, ताकि पुलिस समझ सके कि इसने कैसे कैसे क्या किया, और तब जाके पूरी ये चीज़ें डिटेल्ड में सामने आई कि इसने किस तरीके से अपनी पत्नी का कत्ल किया। लेकिन अभी भी हैदराबाद पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उन लाशों के टुकड़ों को ढूंढना। आपको याद होगा जब श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस हुआ था उसमें भी आफ्ताब ने इसी तरीके से श्रद्धा का कत्ल किया था, लेकिन कई मशक्कत के बाद पुलिस ने जब इतनी मेहनत की तब जाकर हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले, पर अभी भी उन्हें प्रूव करना बाकी है। और इसीलिए जो आफ्ताब है उसका केस अभी आप देखिए कितना लंबा चल सकता है। लेकिन ऐसे में इस शख्स ने जिस तरीके से कत्ल किया है, यहाँ तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। हड्डियाँ फ्लश कर दी गई हैं टॉयलेट में, जो टुकड़े थे उन्हें उबाला गया, फिर उनको भूना गया, इसके बाद कुकर में भी पकाया गया, फिर ले जाके मोटरसाइकिल के जरिए पन्नी में भर के झील में फेंका गया। वो बह बह के कहाँ चली गई? पुलिस कैसे उन छोटे छोटे टुकड़ों को ढूंढेगी? और उनको तो पकाकर उबाल भी, एक तरीके से उबाला और भून भी दिया गया। तो ऐसे में एविडेंस मिलना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब आप ये समझिए ये केस भी कितना लंबा चलेगा, क्योंकि इसने जिस बेरहमी से अपनी बीवी का कत्ल किया है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। और अब पुलिस के लिए चैलेंज है उन ठोस सबूतों को इकट्ठा करना। वो एक भी टुकड़ा अगर पुलिस को मिल जाता है तो पूरी तरीके से चीज़ें इसके हक में नहीं जाएंगी। पूरी तरीके से जो एक्स आर्मी ऑफिसर है, जो DRDO का बताया जा रहा है कर्मचारी है, जो गुरुमूर्ति है, इस पे सारे जो केसेस हैं, जो चार्जेस हैं वो लग जाएंगे और इसको जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। फिलहाल जो माधवी के पेरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि हमें कभी नहीं लगा था कि जिसके साथ हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो इतना क्रूर होगा, वो इस तरीके से कदम उठाएगा कि उनकी बेटी की जो लाश है वो तक नहीं छोड़ेगा कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। फिलहाल वो हर किसी से यही बोल रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और इस जल्लाद को, जिसने उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया है, ऐसी बर्बरता की है, उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।